आज के व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। आज के व्याख्यान में हम पुनर्जागरणकालीन इतिहास लेखन और उस पुनर्जागरणकालीन इतिहास लेखन में प्रबोधन का युग या ज्ञानोदय के युग के बारे में विशेषकर चर्चा करेंगे। और इस युग में जो एक इतिहासकार हैं एडवर्ड गिब्बन, उसके बारे में विस्तृत व्याख्या की जाएगी। और इस एडवर्ड गिब्बन के द्वारा जो इतिहास लेखन का दृष्टिकोण इनका किस प्रकार से होता है, क्या वो दार्शनिक और साहित्यिक या अन्य दृष्टिकोण में इतिहास लिखते हैं, उसकी विस्तृत व्याख्या की जाएगी। अब इनके बारे में अगर प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया जाए तो ये एक प्रकार से कैथोलिक धर्म से संबंधित थे और इसके साथ ही उन्होंने एक पादरी के संपर्क में आकर प्रोटेस्टेंट धर्म ग्रहण कर लिया था। प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने फ्रांस से ही प्राप्त किया था और इसके साथ ही उन्होंने कैम्ब्रिज स्कूली शिक्षा प्राप्त करते हुए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से भी शिक्षा प्राप्त किया था। और इसके साथ ही वह अपने दादा की लाइब्रेरी में बहुत सारी पुस्तकों का अध्ययन किया था और उन पुस्तकों के अध्ययन में ही वॉल्टियर की पुस्तक, जो कि ऐसे निबंध के रूप में उन्होंने सभी संस्करण को पढ़ा था और उसके बारे में वो समझने की कोशिश किया था कि किस प्रकार से फ्रांस में पुनर्जागरण या हम ज्ञानोदय का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है। और उनके इतिहास लेखन पर कहीं न कहीं वॉल्टियर, मॉन्टेस्क्यू और ह्यूम के इतिहास लेखन के दृष्टिकोण का प्रभाव दिखाई देता है। और जो ज्ञानोदय का, जो फ्रेंच ज्ञानोदय का प्रभाव जो दिखाई देता है, एक प्रकार से जो धर्म की व्याख्या को उन्होंने ज्ञान के प्रभाव से निकाल फेंक दिया था। हमने जो आगे भी बताया है कि ज्ञानोदय का प्रभाव किस प्रकार से उस फ्रांस में या फ्रेंच रेवोल्यूशन में दिखाई देता है, तो वो धर्म की जो व्याख्या होती है या धार्मिक दृष्टिकोण, जो अलौकिक सत्ता है, उसको उन्होंने उस दृष्टिकोण में उन्होंने निकाल फेंक दिया था। उसका प्रभाव कहीं ना कहीं हम देखते हैं एडवर्ड गिब्बन में पड़ता है, जो उनके इतिहास लेखन का दृष्टिकोण में दिखाई देता है। एडवर्ड गिब्बन के अगर इतिहास लेखन की व्याख्या की जाए तो उनका दृष्टिकोण बहुत ही अलग दृष्टि में दिखाई देता है। प्रारंभ में खुद स्वयं अपने बारे में लिखता है या कहता है कि मैं एक इतिहासकार बनना चाहता हूं, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करते हुए उन्होंने साहित्य के साथ साथ दर्शन शास्त्र और साहित्यिक रचनाओं के साथ साथ दर्शन शास्त्र का भी अध्ययन किया और राजनीतिक रूप से उन्होंने व्याख्या के रूप में उन्होंने अध्ययन करते हुए अपने इतिहास का दृष्टिकोण बढ़ाया। और इसके साथ ही एक समय में वह रोम के कुछ खंडहरों में, जैसे कि कैपिटल के खंडहरों पर जब वह घूम रहा था, तो उस समय घूमते हुए उसमें एक वैचारिक दृष्टिकोण आता है कि क्यों ना रोम के इतिहास के बारे में लिखा जाए। और उस इतिहास में जो खंडहरों में उन्होंने देखा कि किस प्रकार से रोम की सत्ता का पतन होता है, उसकी व्याख्या की जानी चाहिए। जब वो इस इतिहास की व्याख्या करने के बारे में देखता है तो वह देखता है डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, जो रोम के पतन और उद्भव के बारे में इतिहास लिखने की व्याख्या का दृष्टिकोण अपने इतिहास लेखन में बनाता है। और यहां से ही उन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी जो कि डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर के बारे में बताते हैं। अब हम देखते हैं कि इस पुस्तक के माध्यम से और साथ ही साथ इतिहास लेखन की शोध पद्धतियों को वह किस प्रकार से प्रयोग करता है। तो पहली बात अगर हम देखते हैं कि उसके संबंध में अगर इतिहास लेखन के दृष्टिकोण के बारे में कहा जाए तो उसने स्रोत और पद्धतियां किस प्रकार से अपनाई थी। वह एक दार्शनिक चिंतन के साथ साथ इतिहास में बहुत सारी वैज्ञानिक पद्धतियों और पद्धतियों का ही कार्य कारण संबंध के साथ जोड़ते हुए उसकी दार्शनिक व्याख्या का दृष्टिकोण भी उसने अपनाया था। जैसा कि हम अन्य इतिहासकारों के दृष्टिकोण में देखते हैं इस प्रबोधन काल के युग में, जिसमें कहा जाए वॉल्टेयर के इतिहास लेखन या हम मॉन्टेस्क्यू इतिहास लेखन का दृष्टिकोण, तो उन्होंने साहित्यिक दृष्टिकोण की ही व्याख्या का दृष्टिकोण अपनाया था, जो कि समाज के अन्य रूपों में वो दिखाई देता है। लेकिन इन्होंने साहित्य के साथ साथ अपना दृष्टिकोण एक वैज्ञानिक आधार बनाया और वैज्ञानिक आधार में प्राथमिक स्रोत के साथ साथ उन्होंने द्वितीयक स्रोत की पुस्तकों का भी अध्ययन किया। प्राथमिक स्रोत के रूप में उन्होंने कैपिटल के खंडहरों को ही अपना माध्यम बनाया और कैपिटल के खंडहरों में एक प्रकार से जो उनकी सड़कें होती हैं या उसके भवन का निर्माण और भवन के निर्माणों का जो व्यवस्थित वर्णन या क्रमिक वर्णन, जैसे कि प्रारंभिक दौर के जो भवन बनते थे वो किस प्रकार के बने हुए हैं
या भव्य आलीशान भवनों की व्याख्या किस प्रकार से दिखाई देती है, बाद में उन भवनों में और उनकी सड़कों में किस प्रकार का प्रभाव दिखाई देता है, क्या सड़क चौड़ी होती है या सड़क में कुछ कमियां आती है, या उस तरह की दृष्टिकोण को उन्होंने अपनाया। साथ ही उन्होंने नाप तौल की विधियों को भी अपनाया कि किस प्रकार से परिवर्तन आ रहा है, नाप तौल की विधियों में परिवर्तन आ रहा है उस दौर के इतिहास लेखन में या उस दौर के साहित्यिक वर्णन में। और इसके साथ साहित्यिक दृष्टिकोण को अपनाने के साथ साथ उन्होंने पुरातत्व के अन्य विधियों को, जिसमें सिक्का और साथ ही साथ लेख आलेख, सिक्कों का भी उन्होंने अध्ययन किया, लेख आलेखों का भी अध्ययन किया। सिक्कों के अध्ययन के दृष्टिकोण में हमने ये देखते हैं इनके इतिहास लेखन में, जैसा ये कहते हैं कि अगर अच्छे प्रकार के धातु के सिक्के एक समय में चल रहे हैं एक शासन काल में, शासक में, तो उस शासक के बारे में, सर्वश्रेष्ठ स्थिति के बारे में वह सिक्के या उसके माध्यम बता सकते हैं। जैसे कि हम 24 कैरेट के सिक्के को फिर आगे चल के अन्य शासक के द्वारा 22 या सोने की मात्रा उसमें कम की जा रही है, तो इसका मतलब पतन का दौर दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार के दृष्टिकोण में उन्होंने बताया, और साथ ही नाप तौल के नियम या बहुत सारे कानूनों के बारे में भी वह व्याख्या करता है कि किस प्रकार से नियमों में परिवर्तन और उस परिवर्तन का प्रभाव उस शासन और सत्ता और प्रशासन में किस प्रकार से दिखाई देता है। इसके साथ साथ उन्होंने द्वितीय स्रोत की पुस्तकों का भी अध्ययन किया था, जैसे कि हम कह सकते हैं वॉल्टेयर की और मॉन्टेस्क्यू, या हम अन्य इतिहासकारों के माध्यम से जो पुस्तकें, जैसे कि हम कह सकते हैं रोम के इतिहास के बारे में लिब्बी और टैसिटस के पुस्तकों का अध्ययन न करते हुए अन्य इतिहासकारों के बारे में पुस्तकों का जो लिखित दस्तावेज मिलते हैं उसका उन्होंने अध्ययन किया था। उसके माध्यम से इतिहास की दृष्टिकोण की वह व्याख्या करता है। इसके साथ ही हम देखते हैं इस पुस्तक में उन्होंने क्या लिखा था, और इस पुस्तक के बारे में यह भी कहा जाता है 1776 में यह प्रकाशित होती है। इसके बाद लगभग 6 संस्करण इसके प्रकाशित होते हैं। हर एक संस्करण में उन्होंने कुछ परिवर्तन या कुछ नवीन व्याख्या भी की है, और इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार से रोम के सत्ता के पतन का इतिहास कहां से प्रारंभ होता है और किस प्रकार से परिवर्तन का दौर दिखाई देता है। तो प्रारंभिक दौर में यह बताते हैं कि कोमोडस नामक एक शासक होता है रोम में, और जिसका कार्यकाल 180 होता है। कोमोडस नामक शासक है और जो कि 180 ईस्वी से अपनी शासन सत्ता प्रारंभ करता है, और इस शासक के पश्चात से ही रोम की सत्ता का परिवर्तन का दौर दिखाई देता है। जो किस प्रकार से होता है, इन्होंने बताया कि रोम की सत्ता पर, राज्य पर कोमोडस शासक के आने के पश्चात जो इस शासक ने राज की सत्ता धर्म पर निहित कर दी, तो एक प्रकार से धर्म का आक्षेप उस राजनीतिक सत्ता पर दिखाई देने लगता है। तो ये शायद धर्म ने राज्य पर प्रभाव डाला, तो हम कह सकते हैं धर्म का राज्य पर प्रभाव। अब इस प्रकार से धर्म का राज्य पर प्रभाव दिखाई दे रहा है, तो धर्म ने राज्य को अपने अधिकृत कर लिया, और राज्य ने, इसके पश्चात हम देखते हैं कि किस प्रकार से धर्म ने राज्य को प्रभावित किया, और फिर उसके बाद राज्य ने ही धर्म को अधिग्रहण कर लिया। अब हम देखते हैं संपूर्ण राज्य में धर्म का प्रभाव दिखाई देने लगता है। पहले राज्य में धर्म का आक्षेप होता है, और फिर राज्य ने ही पूरा धर्म के द्वारा ही अपनी सत्ता को अधिकृत कर लिया। अब धर्म ही शासन सत्ता चलाया जा रहा है, धार्मिक रूप से ही सत्ता का संचालन हो रहा है। तो धार्मिक रूप से हम देखते हैं सैनिक, संगठन और धर्म, तो ये तीनों प्रभावी थे इस राजनीतिक सत्ता के ऊपर। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं, जैसे कि रोम की सत्ता में कहा जाता है कि पोप की सत्ता ने जब धर्म के द्वारा अपनी सत्ता को अधिकृत कर लिया, तो धर्म ने एक सैनिक बनाई, और सैनिक से बहुत सारी ऐसी गुप्त संस्थाएं बनाई, ऐसे संगठन बनाए जो सत्ता को संचालित कर रहे थे और प्रचार प्रसार भी कर रहे थे, और धार्मिक रूप से प्रभावित कर लिया। और यही कहा जाता है कि जैसे ही धर्म अधिकृत हो गया राज्य में, संपूर्ण राज्य में धर्म की सत्ता जब स्थापित हो गई, तो उस राज्य का पतन प्रारंभ हो जाता है। और यहाँ पर वह आक्षेप भी लगाता है कि ईसाइयत ने पूरे राज्य धर्म स्थापित करने के पश्चात से उस धर्म का पतन भी दिखाई देने लगता है। ईसाइयत के प्रभाव से ही इस राज्य का, इस सत्ता का या रोम का पतन हो जाता है। पूरा आक्षेप लगाता है अपने शब्दों में कि किस प्रकार से धर्म ने इसको, राज्य को समाप्त किया, और राज्य से पूरा रोम की सत्ता का भी पतन हो जाता है। तो एक प्रकार से अगर हम धर्म के दृष्टिकोण में देखते हैं, तो अगर किसी भी दृष्टिकोण में अगर देखा जाए, तो धार्मिक रूप से अगर कोई भी किसी
क्षेत्र में या किसी स्थान पर उस तरह के दृष्टिकोण को अगर देखा जाए तो उस दृष्टिकोण में देखते हैं कि वह राज्य का विकास नहीं हो पाता है, बल्कि उस राज्य में अलौकिक शक्तियों का प्रभाव दिखाई देता है और उससे पतन होता है। वर्तमान स्वरूप में भी आप देख सकते हैं इस दृष्टिकोण में किस प्रकार से धार्मिक दृष्टिकोण अपनाकर राज्य की सत्ता का पतन या सत्ता का पतन होता है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर रोम की सत्ता पर सैनिक शासन स्थापित हो गया था और उन्होंने गुप्त सेना भी बना रखी थी और उस सेना ने अपनी पारलौकिक शक्तियां अलौकिक शक्तियों के द्वारा बहुत सारे नरसंहार भी किए थे, जो एक प्रकार से दस्तावेजों में कुछ दृष्टिकोण में दिखाई देता है, कुछ स्थानों पर वह नहीं दिखाई देता है। इसकी व्याख्या भी की जानी चाहिए या इसकी व्याख्या आवश्यक थी। इन्होंने अपने दृष्टिकोण में बताया था कि ऐसे बहुत सारे लोगों पर अत्याचार या क्रूर व्यवहार भी किया था, जिसके बारे में बताता है। और इसी के लिए उन्होंने कहा था कि कैसे एक प्रकार से बर्बरता के रूप में, जो असभ्यता के स्वरूप में एक समाज दिखाई देता है और उसके बाद हम सभ्य समाज में आगे बढ़ते हैं, जो कि पुनर्जागरण काल में जो सभ्य समाज की विकास की स्थिति को बताते हैं। असभ्यता एक प्रकार से बर्बरता युग, जिसे हम अंधविश्वास, डार्क एज और मध्यकाल की जो संज्ञा देते हैं, उस युग के जो 5वीं शताब्दी के पश्चात से प्रारंभ होती है और 13वीं शताब्दी तक उससे दिखाई देता है, उस युग के बारे में बताते हैं जो अंधकार युग के बारे में देखा गया था। इस दृष्टिकोण में उनकी व्याख्या होती है। इसके साथ साथ उन्होंने कॉन्स्टेंटाइन के दानपत्र की भी व्याख्या की और साथ ही साथ कॉन्स्टेंटाइन के लेखों के द्वारा स्वयं उसके उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण किया कि किस प्रकार से कॉन्स्टेंटाइन ने स्वयं को स्वीकार किया। कहा कि राज्य को चलाने के लिए अलौकिक सत्ता का धारण करना आवश्यक था। राज्य की सत्ता या किसी सरकार के लिए अलौकिकता का विकास या अलौकिक सत्ता का दिखाई देना आवश्यक था, जो कि उसके दान पत्र के माध्यम से बताया गया कि किस प्रकार से उन्होंने दान दिया और धार्मिक रूप से वो दान देना आवश्यक था। और धर्म में राजनीति और कूटनीतिक दृष्टिकोण से अपनी पुस्तक की वह व्याख्या करते हैं और यह बताते हैं कि मैंने जो लिखा है, मेरा कार्य राजनीतिक और कूटनीतिक दृष्टिकोण से किया गया था। तो एक प्रकार से अपने इतिहास लेखन के दृष्टिकोण में एडवर्ड गिब्बन ने यह व्याख्या भी प्रस्तुत कर दी कि किस प्रकार से किस साहित्यिक दृष्टिकोण में, साहित्यों में कैसी रचना होती है और उसका उद्देश्य क्या होता है। जैसे कि कॉन्स्टेंटाइन दान पत्र को उन्होंने राजनीतिक स्वरूप का उद्देश्य भी बताने की कोशिश की। इसके साथ ही उन्होंने अन्य सभ्यताओं के बारे में, जिसमें अरब देश के सभ्यता के बारे में भी बताने की कोशिश की और इस्लाम के उदय के बारे में भी उसकी व्याख्या की और साथ ही साथ अरब का प्रभाव किस प्रकार से रोम पर पड़ता है और इस्लाम की सत्ता का उदय और इस्लाम की सत्ता ने किस प्रकार से अपने खलीफाओं को शक्ति दी थी और उसमें किस प्रकार से युद्ध की परिस्थितियां बनती थी, युद्ध होते थे, इसके बारे में भी अपने कुछ दृष्टिकोण में वर्णन किया है, जो कि उसका निष्पक्ष दृष्टिकोण भी दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही रोम के बारे में और ईसाइयत के प्रभाव में दिखाई देता है तो वो निष्पक्ष नहीं, एक प्रकार से वह उसके ऊपर आरोपित ही स्थापित कर देता है कि किस प्रकार से इस धर्म की सत्ता ने रोम का पतन किया था। तो हम देखते हैं उनके इतिहास लेखन का दृष्टिकोण और स्रोत पद्धतियों का जो प्रयोग किया था वो बल्कि प्राथमिक दृष्टिकोण के, जो कि आर्कोलॉजिकल प्राथमिक माध्यमों से और साथ ही साथ साहित्यिक दृष्टिकोण में और उसके परिवर्तन के दौर को भी दिखाई देता है। अब हम इनके इतिहास लेखन के दृष्टिकोण का संपूर्ण दृष्टिकोण में मूल्यांकन करें और साथ ही साथ हम डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर नामक पुस्तक की व्याख्या करते हैं, तो यहाँ पर यह भी दिखाई देता है कि इनका दृष्टिकोण क्या होता है और उस दृष्टिकोण में उनकी व्याख्या क्या होती है, इसके बारे में भी देखा जाए तो हम ये देखते हैं कि इनकी व्याख्या एक प्रकार से बिल ड्यूरा कहता है। बिल ड्यूरा जो कि एक साहित्यकार है, कवि भी है और दार्शनिक भी, तो इन्होंने इनके बारे में मूल्यांकन किया है और इनके बारे में विस्तृत व्याख्या की है। उन्होंने कहा है कि यह एक प्रकार से बहुत सारे तथ्यों को और साहित्यों को उन्होंने प्रयोग तो किया था, लेकिन कुछ भ्रम और भ्रांतियां भी दिखाई देती हैं उस समाज और उस रोम की सत्ता के बारे में, जो कि एक प्रकार से दिखाई देता है कि आक्षेप लगाया जाना या धर्म या ये कह सकते हैं कि पोप की सत्ता या रोम में ईसाइयत के प्रभाव के ऊपर वो आक्षेप लगाते हैं। लेकिन उन्होंने जो तथ्यों और बहुत सारे रचनाओं को प्रयोग तो किया था, लेकिन उस रचनाओं में, उनके तथ्यों में कुछ भ्रम भी दिखाई देता है, जो उसके भ्रम को एक प्रकार से उपदेशक दृष्टिकोण में और साहित्यिक शैली और रचना के दृष्टिकोण में वह चीज समाप्त हो जाती है। कि उन्होंने अपनी व्याख्या इस ढंग से प्रस्तुतिकरण की है
एक दार्शनिक व्याख्या के दृष्टिकोण में इस तरह से प्रस्तुतिकरण किया है कि उसकी जो कमियां थी वो उजागर नहीं हो पाती, बल्कि कमियां ही समाप्त हो जाती हैं। इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि यदि कुछ कमियों को, जैसे कि कॉन्स्टेंटाइन के दान पत्र की बहुत सारे व्यक्ति बिल्कुल झूठा या फर्जी दस्तावेज कहते हैं, लेकिन इन्होंने जब उस व्याख्या को सही से प्रस्तुतिकरण किया तो उससे पता चलता है कि ये राजनीतिक व्याख्या के दृष्टिकोण में लिखा गया दान पत्र है। इसके साथ साथ ही कैपिटल के खंडरों में और साथ ही द्वितीयक स्रोत का भी प्रयोग करता है, तो उसमें वो भ्रम दिखाई देता है। बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि वह उचित ढंग का प्रयोग नहीं करता है, सिर्फ एक पक्षीय दृष्टिकोण अपनाता है जो कि राजनीतिक सत्ता या राजनीतिक के ऊपर दिखाई देता है। तो यहाँ पर वह स्वयं कहता है कि मेरा उद्देश्य ये होता है कि राज्य और राजनीतिक गतिविधियां और साथ ही साथ जन सामान्य का इतिहास लिखना है, अन्य इतिहास का दृष्टिकोण मेरा नहीं होता है। जैसा कि हम कह सकते हैं डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर पुस्तक का जो दार्शनिक व्याख्या है, इसके कुछ संस्करण में स्वयं वह प्रस्तुतिकरण करता है और यह भी कहता है कि किस प्रकार से वॉल्टेयर ने जो गलतियां की थी उस गलतियों को मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। और वो बताता है कि मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना था कि इतिहास में इतिहासकार का एक उद्देश्य ये होता है इतिहास के दृष्टिकोण में कि राजनीतिक व्याख्या करना और जन सामान्य का इतिहास लिखना। उसका उद्देश्य यह नहीं होता है और स्वयं का उद्देश्य यह नहीं बताता है कि मेरा उद्देश्य यह नहीं होता है कि उस पे संस्कृति, समाज और संस्कृति में संस्कृतिकरण और साथ ही साथ समाज की व्याख्या में, जैसे कि हम कह सकते हैं दर्शन शास्त्र, साहित्य और कला और स्थापत्य कला और विज्ञान या अन्य प्रभाव को उसको नहीं देखना चाहिए, बल्कि सिर्फ युद्ध की गतिविधियां और साथ ही साथ उन गतिविधियों का वर्णन करना चाहिए जो जन सामान्य से संबंधित हो। उसके अन्य क्षेत्रों की व्याख्या के दृष्टिकोण एक इतिहासकार को नहीं देखना चाहिए, जो कि वह स्वयं करता है। और साथ ही साथ वह मॉन्टेस्क्यू के जो रचनाएं होती हैं उसको भी वह आलोचना के दृष्टिकोण में बताता है कि एक दौर में, जैसे कि कहते हैं इस पुस्तक के माध्यम से कि अगर हम प्रारंभिक चर्चा करें मानव सभ्यता के बारे में, तो मानव सभ्यता के बारे में प्रारंभिक चर्चा करते हैं तो इस व्याख्या को हमें इस प्रकार से देखना चाहिए कि प्रारंभिक दौर में पर्यावरण का या वातावरण का, एनवायरमेंट का इम्पैक्ट इनके ऊपर पड़ता है मानव सभ्यता के विकास में। लेकिन बाद में इस व्याख्या को नहीं देखा जा सकता है कि पर्यावरण का प्रभाव उस पर पड़ेगा, क्योंकि वह व्यक्ति के कार्य कारण या स्वयं की कार्य और उपलब्धियों के प्रभाव से दिखाई देता है। और साथ ही साथ उन्होंने जातीय सिद्धांत, जैसे कि हमने बताया था इससे पहले वॉल्टेयर के इतिहास लेखन में उन्होंने कहा था कि यूरोप के इतिहास और एरिया के इतिहास में क्या डिफरेंसेस होता है, जो कि एक जातीय सिद्धांत के रूप में या एक प्रकार से प्रजाति सिद्धांत के रूप में दिखाई देता है उनका इतिहास लेखन। लेकिन ये अपने इतिहास लेखन में उस विभेद को बताने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि उसका आलोचना करते हैं। कहते हैं कोई जाति सिद्धांत नहीं होता है, समाज स्वयं अपने को विकसित करता है और उसके विकसित होने का कारण उस समाज की परिस्थितियां होती हैं और उन परिस्थितियों को हमें देखना चाहिए। जैसे कि रोम की समाज में या रोम के पतन के कारण वहां की परिस्थितियां उत्तरदायी होती हैं, उसका शासक उत्तरदायी होता है। इसको एक दार्शनिक व्याख्या के दृष्टिकोण में हम देख सकते हैं। अब इसके साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारे अपने ऐसे दृष्टिकोण अपनाए थे, जैसे कि कह सकते हैं धर्म की वह आलोचना करता है और एक मध्यकाल के जो शासन है उसको भी एक प्रकार से आलोचनात्मक दृष्टिकोण में ही देखता है। तो इस प्रकार की इनकी व्याख्या होती है जो एडवर्ड गिब्बन के इतिहास लेखन का दृष्टिकोण दिखाई देता है। अगर हम इनके संपूर्ण इतिहास लेखन का मूल्यांकन करें तो वह देखता है कि एक प्रकार से अपने इतिहास लेखन का फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव होता है, उसको एक प्रकार से साइंटिफिक अप्रोच में संपूर्ण दृष्टिकोण में वह अप्लाई करता है इस इतिहास लेखन में जो डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर पुस्तक है। और इसमें एक कार्यकारण सिद्धांत जो कहा जाता है उसका एक मूल्यांकन भी करता है, आलोचनात्मक मूल्यांकन भी करता है और साथ ही सिद्ध भी करता है और सत्यता के करीब जाता है। कुछ कमियां या दस्तावेजें और साहित्य की कमियों के बावजूद भी इनके इतिहास लेखन को हम एक उत्कृष्ट रचना भी कहते हैं, उत्कृष्ट रचना मानते हैं। और इसमें कहा जाता है कि बहुत सारे दृष्टिकोण में, जैसे कि ज्ञानोदय के काल में इन्होंने जो अपना इतिहास लेखन लिखा था और मध्यकाल के बारे में जो लिखा था और साथ ही साथ एक भविष्य सूचक इतिहास का दृष्टिकोण अपनाया था, तो एक सर्वश्रेष्ठ कृति और सर्वश्रेष्ठ
या दार्शनिक व्याख्याता और इतिहास लेखन का एक अच्छा दृष्टिकोण माना जा सकता है या इनको कहा जाता है। इसके साथ ही हम ये भी बताना चाहेंगे कि ज्ञानोदय काल का प्रभाव इनके इतिहास लेखन में किस प्रकार से पड़ता है। तो हम देखते हैं कि एक प्रकार से ज्ञानोदय काल का इतिहास लेखन का प्रभाव उस समय में धार्मिक सत्ता, जो हम कह सकते हैं अंधविश्वास, जो मध्यकाल में जो अंधविश्वास का प्रभाव दिखाई देता है और धर्म का प्रभाव दिखाई देता है, तो ज्ञानोदय के काल के इतिहासकारों ने, जिसपे हम वॉल्टेयर, एडवर्ड गिब्बन, मॉन्टेस्क्यू के द्वारा उस धार्मिक इतिहास लेखन को निकाल कर बाहर कर दिया, बल्कि एक वास्तविक इतिहास लेखन की चर्चा करते हैं कि जिसका प्रभाव, और धर्म के आलोचक हो जाते हैं। एक प्रकार से हम इनको भी देखते हैं तो संपूर्ण रूप से धार्मिक रूप से आलोचना करते हैं किस प्रकार से राज्य पर उन्होंने प्रभाव डाला और राज्य का पतन हो जाता है। तो एक प्रकार से हम ज्ञानोदय के काल के इतिहास लेखकों को एक मध्यकाल के इतिहास लेखन के विपरीत मानते हैं। कह सकते हैं कि उन्होंने मध्यकाल में जो एक प्रभाव पड़ रहा था समाज में उस धार्मिक सत्ता का, तो उसके विपरीत वह आलोचना करते हैं और उस पर वास्तविक दृष्टिकोण अपनाने की कोशिश करते हैं कि एक ऐसे इतिहास या ऐसा वर्णन नहीं करना चाहिए जिसपे समाज प्रभावित हो, और उस प्रभाव को भी दिखाने की कोशिश करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मध्यकाल को ये नकारने की कोशिश करते हैं और उस युग को देखने की भी कोशिश नहीं करते हैं। और साथ ही साथ हम एक प्रकार से अगर हम इस प्रबोधन युग के इतिहास लेखकों के बारे में चर्चा करें तो ये भविष्य सूचक इतिहासकार का दृष्टिकोण बनता है। ये भविष्य की कल्पना करके ही इतिहास लिखते हैं या उन्नति का विचार, और जो 18वीं शताब्दी में उन्नति का विचार आता है कि हमें उस प्रकार के दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए जो हमारे भविष्य की कल्पना के दृष्टिकोण में इतिहास की व्याख्या होनी चाहिए। इसके साथ ही हम देखते हैं आरजी कॉलिंगवुड ने बहुत सारे ऐसे तथ्यों के बारे में उजागर किया है कि जो कि वॉल्टेयर है, मॉन्टेस्क्यू है और एडवर्ड गिब्बन ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। जैसे कि हम कह सकते हैं आरजी कॉलिंगवुड ने यह भी बताने की कोशिश की, इन इतिहासकारों ने सिर्फ आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने की कोशिश की थी, उसके ऊपर कार्य कारण सिद्धांत का सही रूप से प्रतिस्थापित नहीं किया था, बल्कि सिर्फ आलोचनात्मक ही दृष्टिकोण अपना रहे थे, जो कि मध्यकाल की आलोचना करना और उस युग को नकारना ही इनके दृष्टिकोण में दिखाई देता है। नवीन पद्धतियों में जो पहले से ही बनी बनाई पद्धतियां चली आ रही थी, जैसे कि वैज्ञानिक इतिहासकारों ने प्रारंभ किया था, तो उस इतिहास लेखन में उन्होंने कुछ डायमेंशन चेंज कर दिया, अपने वैचारिक दृष्टिकोण चेंज कर दिए, बस इतना ही किया। कुछ नया दृष्टिकोण अपनाने की कोशिश नहीं की जिसमें कि एक नवीन इतिहास की व्याख्या भी की जा सके या उस दृष्टिकोण अपनाने। जैसे कि हम कह सकते हैं कि अपने देखने का स्वरूप ये वैज्ञानिक मानववाद और इतिहास में तर्कवाद का ही प्रयोग करते हैं, कुछ नया ऐसा नहीं दिखाने की कोशिश करते हैं जो प्रभावित करे इतिहास दृष्टिकोण को, और वही माध्यम बनाते हैं जो अब तक का, जैसे कि लिब्बी महोदय के इतिहास लेखन या टैसिटस का इतिहास लेखन या रोम के इतिहास लेखन में अन्य इतिहासकारों ने जो लिखा है उसी को माध्यम बनाते हुए उसी का इतिहास वह लिखने की कोशिश करते हैं, जो कि वैज्ञानिक या प्रबोधन काल के इतिहास लेखकों को हम मान सकते हैं या ज्ञानोदय के काल के इतिहास लेखकों को मान सकते हैं। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है ज्ञानोदय इतिहास लेखन के दृष्टिकोण का, कि अब इतिहासकारों का एक वर्ग वह कहने लगता है कि इतिहास एक सतत गतिमान प्रक्रिया है, जिसे हम कंटिन्यूअस प्रोसेस कहते हैं, जो इतिहास अपने आप को आगे बढ़ाता है। तो हमें भी इतिहास पे उस सतत गतिमान प्रक्रिया के अनुसार ही इतिहास की व्याख्या करनी चाहिए, उस व्याख्या का प्रस्तुतिकरण उसी के अनुरूप करना चाहिए जो कि इतिहास के कालक्रम के अनुसार चल रहा है। अब यहाँ पर यही आक्षेप लगने लगता है कि यह ज्ञानोदय के काल के इतिहासकारों ने उसको नकार दिया था या उसको निकालने की कोशिश कर रहे थे या मध्यकाल को भूलने की कोशिश कर रहे थे, बल्कि एक नवीन व्याख्या के दृष्टिकोण में, तर्कात्मक दृष्टिकोण में ही व्याख्या करते हैं और एक उस समय के इतिहास को भूलने की कोशिश करते हैं जो उस समय का इतिहास चल रहा था, जो धार्मिक दृष्टिकोण से हो रहा था, जो अलौकिक सत्ता के दृष्टिकोण में हो रहा था। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के रूप में हम कह सकते हैं कि इतिहास अपने काल के अनुरूप ही व्याख्या करता है, और उस काल के अनुरूप यदि कोई व्यक्ति धर्म की अलौकिक सत्ता को भी मान रहा है या धार्मिक रूप से स्वयं को उसमें ढाल लेता है
और उस युग में धार्मिक सत्ता का बोलबाला भी होता है, तो हर व्यक्ति अगर स्वीकार भी कर रहा है और उसी में वो खुश रहने की कोशिश करता है, चाहे उसके ऊपर कितना भी अत्याचार हो, क्योंकि वो सोचने और समझने की प्रवृत्ति अपने आप को समाप्त कर रहा है और उस अलौकिक सत्ता में ही खुशी रहने के या खुश रहने की कोशिश करता है। आप ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखते हैं, या स्वयं किसी प्रकार के पूजा पाठ करते होंगे तो आपको आत्म संतुष्टि या आत्मविश्वास का बल मिलता है। उसका कारण होता है कि उस धार्मिक स्वरूप में आप बंध जाते हैं और उसी में खुशी महसूस करते हैं। उसमें तर्क या अन्य सोचने की प्रक्रिया के रूप में आप नहीं देखते हैं। तो ये एक प्रकार से भावनात्मक दृष्टिकोण दिखाई देता है, उसमें व्यक्ति के इमोशंस दिखाई देते हैं कि वो उसको कितना स्वीकार कर रहा है। तो यह दृष्टिकोण मध्यकाल के समय में दिखाई दे रहा था। यदि इस दृष्टिकोण में हम उसकी अवहेलना करते हैं तो इतिहास के साथ निष्पक्ष इतिहास लेखन का दृष्टिकोण नहीं हो सकता, बल्कि पक्षपात दिखाई देगा। तो इस व्याख्या के लिए एक नए युग के दृष्टिकोण का इतिहास लेखन प्रारंभ होता है, जिस प्रकार के उस विचारधारा को मानने वाले इतिहासकारों को हम स्वच्छंदवादी इतिहास लेखक या रोमांटिज्म हिस्टोरियोग्राफी के रूप में जानते हैं, रोमांटिज्म हिस्टोरियोग्राफी के रूप में जानते हैं, और जिसे हम स्वच्छंदवादी इतिहास लेखक के रूप में मानते हैं, जिसमें रूसो और हर्डर के रूप में दिखाई देता है। तो हम रूसो और हर्डर के इतिहास लेखन की व्याख्या अन्य लेक्चर में करेंगे और उसमें बताएंगे किस प्रकार से स्वच्छंदवादी इतिहास लेखन का दृष्टिकोण अपनाया जाता है और उस दृष्टिकोण में इतिहास की व्याख्या होती है। तो हम आशा कर सकते हैं कि आपने इस व्याख्यान को, जो कि प्रबोधन काल के और ज्ञानोदय के काल के और तर्कवादी युग के बारे में जो चर्चा किए थे, और इस युग में इतिहासकारों ने अपनी दार्शनिक व्याख्या को किस प्रकार से प्रस्तुतिकरण किया और उस दृष्टिकोण में इतिहास किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए, इसको आप समझ चुके होंगे। और साथ ही साथ अन्य पुस्तकों का भी अध्ययन करते हुए इसको समझने की कोशिश करिए आप, जिससे कि इसके बारे में और भी ज्ञान आपको प्राप्त हो और तर्क और बुद्धि और विवेक की प्रवृत्ति आप में बढ़े।